हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। बहुत लंबे टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली जिस तरीके में वीडियोस बनाती हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और वो इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, वो टोडलर वाले स्टेज में था। अभी थोड़ा सा टाइम मिलने लगे, इसलिए दोबारा से मैंने कंटिन्यू किया है। दूसरा ये भी रीज़न था कि कुछ आ भी नहीं रहा था, ऐसा ना कोई नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा आ भी नहीं रहा था कि मतलब कुछ आपको बताया जाए। तीसरा ये भी रीज़न था कि मोटिवेशन नहीं था, मतलब नेगेटिव कमेंट्स लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर देखा मैंने कि नेगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, इतने टाइम बाद तक भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा जेन्युइनली जो मेरी वीडियोस है वो लोगों के लिए हेल्पफुल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस ही है, वैसे भी मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा ही है कि मतलब कोई अगर मेरे से हेल्प मांगता है ना तो मैं कर देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि इससे ये होगा, मैं कर देती हूँ। वैसे भी जैसे मेरा कोई फ्रेंड है या कोई नोन वाला बंदा है, वो कह रहा है कि भाई इसकी ना थोड़ी सी हेल्प करनी है, तो मेरा ये रहता है कि चलो ठीक है। अभी जैसे एक फ्रेंड थी मेरी, उसकी फ्रेंड का केवीएस में सिलेक्शन हुआ था, उसका इंटरव्यू मतलब उसका रिटर्न हो गया था, क्लियर इंटरव्यू था। तो उसने मेरा नंबर दे दिया उसको कि प्लीज़ आप इससे बात कर लेना। तो मैंने उससे बात करी और उसने मेरे से मतलब उसका इंटरव्यू फाइनली अच्छा हो गया। उसने 2-3 बार मुझसे बात करी और काफ़ी लंबी लंबी बात करी। तो मतलब मेरा है ये कि मैं एडवाइस देती हूँ, फ्री की एडवाइस ना। तो बोलना मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। जिसको नहीं पसंद आ रहा वो ना देखे, भाई जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिसको हेल्प मिल रही है कम से कम उसकी तो हेल्प हो जाए। ठीक है। तो जो केवीएस की अभी जो ये हमारी सीरीज चलने वाली है, केवीएस पीआरटी के ऊपर चलने वाली है। तो केवीएस पीआरटी में थोड़ा सा मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा सिलेक्शन होता है केवीएस पीआरटी में 2019 में। उसमें ही प्रतीक शिवालिक जी है, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उनकी रैंक 4 थी, मेरी रैंक 24 थी। ठीक है। तो हम दोनों सेम बैच के हैं। लेकिन वो एचएम बन चुके हैं वहीं पर, और मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और अभी मैं DSSB में हूँ एज अ टीजीटी मैथ्स। तो सबसे बड़ा रीज़न केवी में वो लड़कियों का जॉब छोड़ने का रीज़न यही होता है, ट्रांसफरेबल जॉब है तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, फैमिली के साथ मुश्किल हो जाती है ना। चलिए तो आ जाते हैं अब अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, केवीएस पीआरटी के ऊपर। सबसे पहले तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कब आएगी, एडवर्टीजमेंट कब आएगी। देखिए एडवर्टीजमेंट कब आएगी वो नहीं बता सकता कोई आपको। ये थोड़ा बहुत कोर्ट केसेस जो होते हैं इनसे थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि आ सकती है, लेकिन उसमें भी टाइम फ्रेम का कुछ नहीं पता। ठीक है। कि कब आने वाली है इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। इवन अगर कोई बंदा ऊपर हेडक्वार्टर में भी बैठा है ना, उसको भी नहीं पता होता एडवर्टीजमेंट कब आएगी, मैं आपको सही बता रही हूँ। या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल लिंक हो उसी जिस वो, क्योंकि हेडक्वार्टर में ना ब्रांचेज होती है जो अलग अलग चीज़ों को देखती है। एक रिक्रूटमेंट रूल देख रही है, एक रिक्रूटमेंट को देख रही है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही है, एक ट्रांसफ़र को देख रही है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज होती है। उसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, ऐसे ना सबको पता नहीं चलता। ये तो आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो मेरी कोई इतनी अच्छी जान पहचान नहीं है, तो मैं वो नहीं बता सकती आपको कि भाई एडवर्टीजमेंट कब आने वाली है। लेकिन हाँ ये है कि भाई अब आ जाएगी, जो केवीएस करवाता रहता है 2 साल में 3 साल में करवाता ही रहता है वो पेपर। ठीक है। तो लोग भी बहुत ज़्यादा उसको छोड़ के जाते हैं, कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो वैकेंसी भी वहाँ पे रहती है केवी में। बट वैकेंसी आने, एडवर्टीजमेंट आने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। सिलेक्शन तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ऐसा नहीं है एडवर्टीजमेंट आ गई और आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो एडवर्टीजमेंट आने का वो समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एडवर्टीजमेंट तब आ रही है जब आ रही है, आने दीजिए आप, कोई बात नहीं। 1 महीना लेट आ रही है, 2 महीना लेट आ रही है, 3 महीना लेट आ रही है, कोई बात नहीं। आप तैयारी ऐसी रखिए ना कि जब भी आए आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी जब मेरा टीजीटी मैथ्स में हुआ तो मैंने वेट नहीं किया था कि मेरी नोटिफिकेशन आएगी मैं तब तैयारी करूँगी। मेरा सिलेक्शन हुआ किस में, केवीएस पीआरटी में। महीना 1.5 महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया भाई मेरे से यहाँ नहीं रहा जाएगा। फिर क्या था, मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए जैसे जैसे। अब ये मन नहीं करता, हर टाइम पढ़ने का मन नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है। बट पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ने का मन करा, कोई बात नहीं, उठ के कुछ भी कोई भी यूट्यूब वीडियो चला लो, नोट्स बनाते रहो बनाते रहो। उस टाइम तो वो लगेगा आपको क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट वो बाद में बहुत यूज़फुल होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हो आप, नोट्स बना रहे हो, वो ना कहीं आपके ना दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना घुस जाता है वो। तो जब आपको ज़रूरत होती है और जिस टाइम
आप पेपर में बैठे हुए होते हो ना, उस टाइम आपकी सारी एनर्जी ना सिर्फ एक ही जगह लगी होती है, कहा कि मुझे पेपर क्लियर करना है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आपका भी एक तरह से, आपकी बॉडी भी इसी तरह से रिएक्ट करती है। जैसे वो वाला वो सुना है ना आपने कि अ, पीछे जब कुत्ता पड़ जाता है तो हम सब चीज़ भूल के भागने लगते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जान बचानी है। उस टाइम ना हमें भूख लगती, ना हमें प्यास लगती, कुछ नहीं लगता। तो सेम उसी तरह से वही वाली चीज़, वही फिनोमिना आपकी बॉडी का यहाँ रहता है। आपकी बॉडी यहाँ पे ऐसे ही काम करती है पेपर के टाइम पे, कि आपने जब भी जो भी पढ़ा होता है, आपकी बॉडी अब बस बैठी है। ट्रस्ट योर बॉडी, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर ट्रस्ट करो, है ना। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ट्रस्ट करो, ठीक है। तो आप नोट्स बनाओ। आपका मन नहीं करना ना पढ़ने का, आप मत पढ़ो, आप कुछ मत पढ़ो, आप एक यूट्यूब वीडियो खोलो, ठीक है। अब नोट्स बनाओ, और वो भी सारे नहीं बनाए जा रहे, कोई बात नहीं, एक पेज बनाया जा रहा है, 2 पेज बनाए जा रहे हैं, वो बनाओ, ठीक है। लेकिन ये नहीं करो, आप डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो मुझे हर एक दिन पढ़ना है, चाहे वो नाम का ही पढ़ना है मुझे। मैं बता रही हूँ भाई, मैंने भी प्रिपरेशन किया, मुझे पता है हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर एक दिन सेम एनर्जी नहीं होती, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप ये काम करना है आपको, एडवर्टीजमेंट आए ना आए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट की बात तो ये हो गई। मुझे नहीं पता कि एडवर्टीजमेंट कब आएगा, और मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है। ये थोड़े व्यूज़ के लिए ये ज़रूर लिख देते थंबनेल की एडवर्टीजमेंट आ रही है या आने वाली है, नहीं, किसी को नहीं पता कब आएगी, ठीक है। आइडियाज़ लगाते रहते, कोर्ट केसेस से आइडियाज़ लगाते रहते, थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम रहता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, इस वजह से इतने मतलब इतना हमें भी नहीं पता। मैं आपको सिर्फ, तो अब आ जाते हैं अपने KVS PRT की स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी है वो करनी है स्टार्ट विद NCERT। शुरुआत हमेशा, अभी आप देख रहे हो अभी UPSC का पेपर हुआ है ना, UPSC का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें भी NCERT से ही आया है। तो NCERT तो आपकी बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, या फिर इवन मतलब UPPCS की कर रहे हो, आप UPSC की कर रहे हो, आपको NCERT तो आनी ही आनी चाहिए। फिर ये होता है बस कि ये हो जाता है कि भाई वो UPSC में 3rd क्लास के NCERT से क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेंगे। लेकिन आपको, अगर आप PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए 3rd 4th 5th ये भी NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERTs है ये, ठीक है। तो NCERT से शुरुआत कीजिए। स्टार्ट विद NCERT ऑफ क्लास 3rd to 10th, तीसरी से 10वीं तक की NCERT आपको पूरी अच्छी तरह से बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जनरल पेपर के लिए, जैसे कि पैटर्न स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश आता है 10 नंबर का, जनरल हिंदी आता है 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर की, और कंप्यूटर लिटरेसी आपकी आ रही है 5 नंबर की, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर है, इसको जनरल पेपर मान लीजिए आप। तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने जनरल पेपर के लिए बनाई हुई है, जनरल हिंदी के ऊपर, जनरल इंग्लिश के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, है ना। मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि जो पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप और भी देख सकते हैं। बस जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा मेरा रहता है। जनरल अवेयरनेस में मैं क्या करती हूँ, मैं वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे पता है आनी ही आनी है। मिसलेनियस आने ही आना है ना। थोड़ा सा जो होता है करंट अफेयर आना ही आना है। तो इस तरह की चीज़ें मैं करती रहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हो जाए कि मेरा थोड़ा सा 10 12 15 नंबर 20 नंबर का सेक्शन है, अगर तो 10 12 15 नंबर है, जैसे इसमें 10 नंबर का आता है, तो मेरे 3 4 5 5 6 नंबर आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा रहता है इंग्लिश में मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए, हिंदी में मेरे नंबर नहीं, रीजनिंग में मेरे नहीं कटने चाहिए, और मैथ्स में नहीं कटने चाहिए। ये रहता है मेरा, हर जगह मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है। और जब मैंने KV का एग्ज़ाम दिया था, उस दौरान मैं PRT की तैयारी नहीं करी थी, KVS की तैयारी नहीं करी थी। उस दौरान मैं तैयारी करी थी किसकी, इसकी SSC। तो CGL में जब मैंने 2019 में CGL दिया था प्रीलिम्स, उस टाइम मेरे 170 मार्क्स आए थे। तो मेरी जनरल पेपर की तैयारी तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसमें जनरल ही आता है, पेपर 1 में जनरल ही आता है। तो वो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। इस वजह से मेरा इसमें काफ़ी हेल्प हो गई थी कि मेरे जो ये वाला पार्ट है, जनरल पार्ट है, इसमें मेरे नंबर नहीं कटे थे। जैसे बहुत सारे बच्चे, प्रतीक शिवालिक जी, उनकी रैंक 4 थी। मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम भी उसमें था, उसकी भी रैंक 10 या 11 थी, ऐसे थी। बट वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी फ्रेंड तो वो उसी की तैयारी करती थी मतलब। लेकिन मेरा क्या था, मैं उस चीज़ की तैयारी नहीं करी थी, मेरा हो गया था। बट ये था कि क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी तो मेरा यहाँ भी हो गया। अब मेरे जो वीक पॉइंट्स थे क्या थे, अब तो मैं आता है अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप, क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट,
स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और सब्जेक्ट कंसर्न के आते हैं 80 मार्क्स। तो ये आपका पूरा जो है आपका, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका पैटर्न है, ये चीज़ें आपके इसमें आती हैं। ठीक है, तो जनरल हिंदी के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए और उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर मेरे। दूसरा, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, 5 ही नंबर का आएगा, 5 नंबर में वो बेसिक ही पूछेंगे आपसे। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप किस 8th क्लास की किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की बुक लीजिए और वो पढ़िए। देखिए, मैं हमेशा ना एनसीईआरटी पर फोकस करती हूँ। मैंने, ऐसा नहीं है मेरा एक पेपर क्लियर नहीं हुआ, मेरे काफ़ी सारे पेपर मैंने क्लियर किए हैं। जैसे KVSPRT किया था, उसके बाद मेरे यूपी असिस्टेंट टीचर में भी हुआ था, फिर मेरा यहाँ पर दिल्ली में भी हुआ है। टीचिंग में काफ़ी सारे पेपर मेरे क्लियर हुए हैं। LD ग्रेड में भी मेरा हो गया था, है ना, LD ग्रेड का हुआ था, बट मुझे बहुत दूर पोस्टिंग मिल रही थी और मुझे जाना भी नहीं था उसमें। दिल्ली में हो गया था, फिर मुझे ये नहीं कि उसमें ज़्यादा पे ग्रेड मिल रहा है तो वहाँ जाना है, मुझे जाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, NCERT से शुरुआत कीजिए अपनी। ठीक है, तो हमारे जो 2-3 पॉइंट है, मैं उनको आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, ध्यान से देखिए। NCERT के साथ शुरुआत कीजिए आप लोग, सारी सब्जेक्ट की NCERT आपको पढ़नी है। उसके बाद जनरल पेपर के लिए, जनरल पेपर, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी अच्छा खासा पोर्शन आपका आ रहा है। ठीक है, 10 नंबर की इंग्लिश आ रही है, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 30 नंबर ये हो गए, रीजनिंग 5 नंबर की, और ये कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 नंबर की आ रही है। 40 नंबर तो ये हो गए आपके, तो 40 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप, क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और सब्जेक्ट कंसर्न के 80 मार्क्स। तो ये आपका अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं, तो इनके बारे में हमें अलग वीडियो में ही आपको समझाना पड़ेगा कि ये आपका शायद 60 मार्क्स का आता है, ये वाला चीज़ पूरा अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप वाला जो पार्ट है, ये आपका 60 मार्क्स का है। 15-15, 10-10-10, ये ऐसे डिवीजन है इसके अंदर, मैं आपको बता दूंगी। तो ये 60 मार्क्स का ऐसे इसमें डिवीजन आता है। फिर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, इसके लिए भी मैं आपके साथ ना एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए, उसमें भी आपका क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न जो है ये सारा NCERT का पार्ट है। जो मैंने आपसे बोला ना, NCERT से पढ़ना है आपको, जो सब्जेक्ट कंसर्न है ये सारा NCERT से आएगा। NCERT की हिंदी, NCERT की इंग्लिश, NCERT की मैथ्स, NCERT का EVS, NCERT का साइंस, 5th क्लास तक EVS है, साइंस है ना, सोशल साइंस, ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आ जाता है। ठीक है, KVS में। तो आप ये सब अपनी NCERT से ही कवर करेंगे। तो मेरा इसमें जो एक टिप आपके लिए जाने वाली है, वो ये जाने वाली है कि इसको छोड़कर, लीडरशिप वाले पार्ट को छोड़कर, बाकी सारा आप NCERT से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो NCERT पर आपको बहुत ध्यान देना है। NCERT हम सब ने पढ़ी है, हम बचपन से लेके जब तक हम स्कूल से पास आउट हुए हैं, तब तक हमने सिर्फ NCERT ही पढ़ी है। और अभी भी मैं आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ कि आप NCERT ही पढ़िए, बेस आपका NCERT से ही बनेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो से एक छोटी सी रखेंगे, इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और अब मैं आपके साथ लगातार कोशिश करूँगी वीकली आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, एक वीडियो डाल दूँ जिसमें कि मैं आपके साथ बताऊँ कि आपको किस तरह से आपको आगे तैयारी करनी है ना। और हो सके तो कोशिश करूँगी कुछ आपको कंटेंट भी दे दूँगी। ठीक है, नहीं तो आपके साथ बुक्स वगैरह शेयर कर दूँगी जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह से आप KVS-PRT के लिए तो सिलेक्शन ले सकते हो आप KVS-PRT में, अगर आप इस तरह से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो।